सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज का प्रोग्राम भारत और पाकिस्तान के उन करोड़ों गरीबों के नाम है जिनकी ज़िंदगी सुबह से लेकर शाम तक 2 वक़्त की रोटी कमाने में गुज़र जाती है। ये वो लोग हैं जो सीधा बचपन से बुढ़ापे में कदम रखते हैं। इनकी जवानी कब आती है और कब चली जाती है, पता भी नहीं चलता। सारी ज़िंदगी काम करने के बावजूद ये लोग अपने लिए 2 वक़्त की रोटी से ज़्यादा कुछ नहीं कमा पाते। आज के हमारे इस प्रोग्राम का मकसद किसी को अच्छा दिखाना या किसी को बुरा दिखाना या फिर किसी भी किस्म का कंपैरिज़न करना नहीं है, बल्कि ये देखने का है कि इन 75 सालों में हमने हमारे गरीब आवाम के लिए क्या किया है। महात्मा गांधी का एक सपना था कि हर आंख से आंसू पोंछा जाएगा और जब तक हम अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो जाते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमें जॉइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है सर। बहुत-बहुत शुक्रिया अरविंद। आज का टॉपिक बहुत मेरे दिल के करीब है, तो आप डिस्कशन शुरू करें। जी। सर, भारत और पाकिस्तान बहुत ही शानदार, बेहतरीन मुल्क हैं, उन लोगों के लिए जिनकी जेब में पैसा है। मगर हम किस तरह के मुल्क हैं, हमारी गरीब आवाम के लिए, उस आवाम के लिए जो कि पिसी हुई है सदियों से? जी। देखें, जो तो यहाँ पे अपर क्लासेस हैं, पावर एलीट्स हैं, अपर मिडल क्लासेस भी आप कह लें, तो उनकी तो मौजें ही मौजें हैं। एक पंजाबी की कहावत है कि जिन्हां दे घर दाने, उन्हां दे कमले भी सियाने। यानी उनके पास सिर्फ ये क्वालिटी है कि उनके पास पावर है, पैसा है, सोशल स्टेटस है, उनके नौकर-चाकर भी होते हैं। उनको सर्विसेज़ जो दी जाती हैं, वो अनबिलीवेबल हैं। कहीं और दुनिया में ऐसी सर्विसेज़ जो हैं, अवेलेबल नहीं है अपर क्लासेस को। तो जवाब ये है कि वाक़ई ये बहुत अज़ीम बहुत दिलचस्प मुल्क हैं उनके लिए जो पैदा ही होते हैं विथ अ लॉट ऑफ अ, एडवांटेजेस। अ, अमीर होना, हायर सोशल स्टेटस होना, अ, ऑफिशियल पोजीशंस होल्ड करना, ये सारी 2-3 चीज़ें कनेक्टेड हैं। जिनके पास ये अपना है पावर्स, उनके लिए तो इनसे बेहतर मुल्क ही कोई नहीं है। लेकिन जैसे कि आपने बताया और हम रोज़ देखते हैं और हमने देखा, वो लोग जो गरीब पैदा हुए, उनकी अगली जनरेशन भी वहीं तकरीबन ठहरी हुई है। मैं अक्सर बताता हूँ अपने दोस्तों को कि जब मैं छोटा-सा था, लाहौर में, तो गर्मियों के अंदर वो रोड रिपेयर्स शुरू हो जाते थे। अब ये मुझे समझ नहीं आई कि ये गर्मियों में क्यों होते थे? लेकिन जून-जुलाई में होते थे। मई-जून में होते थे, बारिशों से पहले। तो वो जो लोग आते थे रोड बिछाने के लिए, नंगे पाँव, और वहाँ पे पाँव रखना जो है बड़ा आप भी जानते हैं उस पाकिस्तान इंडिया की गर्मी में ज़मीन पे पैर रखना तो जल जाता है पाँव। वो बेचारे वो भी करते थे, और लुक जो होती है, काली लुक, टार, वो जी। वहाँ पे करना। मेनी इयर्स लेटर मैं एक दफ़ा ट्रैवल कर रहा था लाहौर से इस्लामाबाद, गर्मियों के दिन थे, तो मैंने फिर यही सीन देखा और मैंने कहा ये वो ये इनके बच्चे यही पैदा जो इनके माँ-बाप करते थे, इनके बाप-दादा करते थे, ये भी वही करते हैं। इस तरह ही डोमेस्टिक सर्वेंट्स का बुरा हाल है। छोटे-छोटे बच्चों को घर में रख लिया जाता है और स्कूल जाते हैं उनके बच्चे, तो ये गरीबों के बच्चे उनके बस्ते और ये उठा के जाते हैं। किसी को ख़्याल नहीं आता कि यार ये भी किसी का बच्चा है, हम इसको भी चांस दें। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर मैंने इतनी-इतनी ज़्यादतियाँ देखी हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ माय लाइफ हैज़ बीन स्पेंट हियर गरीबों के साथ, कि तभी मैं इन सारी जो है ना अ, रिवायती वैल्यूज़ के खिलाफ तभी से हो गया था। और सोशलिज़्म का जो है अट्रैक्शन तब से मेरे दिल में थी। बाद में वो
हम डिस्कस कर सकते हैं उसमें क्या मैंने देखा, क्या नहीं देखा, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान आर वन इन इन डिनाइंग बेसिक ह्यूमैनिटी टू द पुअर ऑफ आवर सोसाइटीज़। पानी नहीं मिलता यार पीने को लाहौर की गलियों में, और गरीबों के लिए कहते हैं जी दाता साहब जाके खाना खा लो। भई आप अगर लाहौर इतने बड़े शहर में वहाँ पहुँचना कितना मुश्किल है, और क्या आप वहीं बैठे रहें? ये इस किस्म की कि अपना थोड़ी-सी खैरात कर दी, मंदिरों पे कर दी, मस्जिदों पे कर दी, और उसके बाद ये समझते हैं इन्होंने जन्नत और स्वर्ग जो है वो कमा लिया। नो सर, हमारे इलाके में ट्रीटमेंट जो है ना गरीबों का, वो बिल्कुल इंसानी कदरों के खिलाफ है। जी। मेरा भी कुछ ऐसा ही तजुर्बा रहा है जितने भी साल हिंदुस्तान में बिताए। ये कहना भी गलत होगा कि हमारी सरकार ने हमारे देश के जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ किया नहीं है। मैं समझता हूँ बहुत कुछ किया है, फिर वो चाहे हिंदुस्तान की सरकार हो या पाकिस्तान की सरकार हो, लेकिन कहीं न कहीं पर ऐसा भी महसूस होता है कि कोई कमी रह गई है। सर, कोई भी त्योहार होता था, उनके घर में कोई खुशियों के दिन आते थे, तो उनकी जो आँखें हैं, वो इस उम्मीद में तरसती रहती हैं कि कोई उन्हें कुछ पहनने के लिए कपड़े दे दे, रहम खाकर, कुछ उनको मिठाइयाँ दे दें। इंडिपेंडेंस डे का दिन होता था, हम स्कूल में जाते थे, मिठाइयाँ मिलती थी, इतनी खुशियाँ होती थी, उनसे जाके पूछते थे कि तुम्हारे लिए क्या मायने हैं इस दिन के? तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। आज भी शायद अगर हम जाके और हमारे मुल्क के जो गरीब लोग हैं उनसे पूछें कि आज यौम आज़ादी है, स्वतंत्रता दिवस है, आपके लिए इसके क्या मायने हैं? तो शायद वो इसका जवाब ना दे पाएँ। शायद यही वजह है कि हमारे मुल्कों से बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर जाते हैं। मैं और आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं। और इन मुल्कों में आके जब हम देखते हैं अवाम के दुःख दर्द को, वापस जाके कंपैरिज़न इंसान ऑटोमैटिकली ना चाहते हुए भी करना शुरू कर देता है कि मैं जहाँ से आया हूँ, उन मुल्कों में अंग्रेज़ों के यहाँ पर वो तमाम फैसिलिटीज़ है लोगों को, और मेजॉरिटी अवाम जो है वो एक ही सतह पर है। लेकिन हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी, इतना ज़्यादा गरीब और अमीर का जो फ़र्क है, वो साफ दिखाई देता है। शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी भी मुल्क में ये जो गैप है, ये नहीं देखा। क्या वजह है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कंपैरिज़न में आप इन अंग्रेज़ों के मुल्कों को किस तरह से देखते हैं? बहुत बड़ा फ़र्क है। उस फ़र्क की वजह ये है कि ये जो वेस्टर्न यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूज़ीलैंड, इनमें जो सोच है वो कम से कम पिछले डेढ़ 200 साल से राइट्स की है। ल जो ऑप्रेस्ड क्लासेस थी उनको राइट्स मिले। उन्होंने जिद्दोजहद की, राइट टू वोट लिया। जब राइट टू वोट लिया तो वो इलेक्ट होके पार्लियामेंट्स में भी आए। पार्लियामेंट्स में आए तो उनका बड़ी आवाज़ वहाँ पे मसलन लिबरल और कंज़र्वेटिव हुआ करते थे, व्हिग और टोरी ब्रिटानिया में। बाद में वहाँ पे लेबर पार्टी नंबर 2 पार्टी आ गई और नंबर 1 भी बन गई। इस तरह ही स्वीडन के अंदर सोशल डेमोक्रेसी जो है वो 40 साल तक पावर में रही इलेक्ट होके। और बाकी भी अगर आप जाएँ तो आइडिया वहाँ पे जो तब्दील हुआ फ्यूडलिज़्म के बाद, वो ये था कि लोग जो हैं ना नीचे, वो सिटिज़न हैं, दे आर नॉट सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स होते हैं किसी हाकिम के, आप अ, रहमो करम पे होते हैं, वो आपको जो दे दे। मसलन हमारे यहाँ कुर्बानी की एक आर्गुमेंट है जी कि आप गोश्त जो है वो गरीबों को भी दें। हमारे घर में भी दिया जाता था, एक पोर्शन गरीबों के लिए होता था, ज़्यादातर तो घर में और रिश्तेदारों को देना होता था। अगर रिश्तेदारों को ना दें तो वहाँ से आपको वो कहते हैं कंप्लेंट आ जाती थी। मगर कुछ गरीबों को भी मिल जाता था वन्स अ ईयर। और मीठी ईद पे भी शायद मुलाज़मों को कुछ ऐसे लोग जो अच्छे लोग हैं दे देते थे। लेकिन इससे तो ज़िंदगी जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। वो जो गरीब हैं और जो बेबस हैं, वो वहीं ठहरे हुए हैं। यूरोपियन सोसाइटीज़ के अंदर उन्होंने वेलफेयर सिस्टम जो है, वो सिटीज़न का कॉन्सेप्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये आया और ये तरक्की करते, करते, करते इसमें
यूनिवर्सैलिटी आ गई। इसमें 19th सेंचुरी में वर्कर्स आ गए, 20th सेंचुरी में औरतें आ गईं और 45 के बाद एथनिक माइनॉरिटीज़ और इमिग्रेंट्स आ गए। तो आप और मैं जहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे हम अगर चाहें किसी पार्टी को जॉइन करके तो हम पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। और कल मुझे इनवाइटेड है, मेरे एक दोस्त लड़ रहे हैं लाहौर से, यहाँ की ग्रीन पार्टी पे, जहाँ मैंने तकरीर करनी है कि आप इनको सपोर्ट करें। तो ये तो जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं, इनके अंदर मोरालिटी पे और कॉन्शियंस पे बहुत ज़ोर है। हमारी सोसाइटीज़ के अंदर कॉन्शियंस, महात्मा गांधी की रिज़र्वेशंस हुई, सारा कुछ हुआ। पाकिस्तान के अंदर भी छोटी-मोटी इस किस्म की उन्होंने की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या कि ये सिटिज़न्स हैं, इक्वल हैं हमारी तरह? ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ पे। तो ये फ़र्क है वेस्टर्न यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में, यहाँ पे गोरे गए हैं, ये कहना चाहिए, जी। और हमारी सोसाइटीज़ में। अफ्रीका के अंदर भी सोसाइटीज़ हैं, लेकिन क्योंकि वो ट्राइबल लेवल से आईं, तो उनके हाकिम और वो एक ही ट्राइब ट्रू इस तरह नहीं है जो हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ तो जिसे कहा जाता है ना 5000 साल पुरानी सिविलाइज़ेशन, 5000 साल पुरानी उतनी ही वो हायरार्की भी है, और जो एट द बॉटम है, वो एट द बॉटम ही है। उसके लिए कोई जवाज़ नहीं है। रिज़र्वेशंस के ज़रिए आगे आ जाए तो ये बहुत बड़ा कमाल है। लेकिन सोसाइटी में तो उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये है प्रॉब्लम। जी, आपने मोरालिटी की बात की, ज़मीर की बात की, तो मेरे मन में एक ख़्याल आया है कि हमारे यहाँ पे जितने भी गरीबों के बच्चे होते हैं, वो ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, गरीब का इलाज सरकारी अस्पताल में होता है, वो सरकारी बसों, रेलगाड़ियों में सफ़र करते हैं। लेकिन मैंने कभी भी किसी अमीर के बच्चे को ना ही तो सरकारी स्कूल में जाते हुए देखा है, ना ही उनके माँ-बाप को सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हुए देखा है। लेकिन मज़े की बात ये है कि सरकार में उन्हीं लोगों को आना होता है जिनकी जेब में पैसे होते हैं। लेकिन उनका सरकार के किसी भी इंस्टीट्यूशन से कोई सरोकार नहीं होता। तो ये कितना बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट है। बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, ये जमहूरियत वही है ना, इसे मैं कहता हूँ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है इंडिया। कामयाब है, फेयर है, फ्री है, लेकिन एक होती है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, यानी उस जमहूरियत, यानी कि जमहूरियत का मतलब है द राइट्स ऑफ द पीपल, मैसेज की पावर। वो तो नहीं है, इलेक्शन डे पे होता है और वहां पे भी वो कास्ट ग्रुप्स को मिल लेते हैं। कम्युनिस्टों को भी ढूंढना पड़ता है उसी इलाके के ऐसे कम्युनिस्ट को जो उस कास्ट ग्रुप से बिलोंग करता हो। तो हमारी सोसाइटीज का स्ट्रक्चर अभी तक इंडिविजुअल राइट्स वाला बने ही नहीं है, और उसके अंदर हायरार्कीज भी हैं। हमारी तरफ भी बरादरी सिस्टम इज उसकी वेरिएशन ही है ना। और तो जो गरीब हैं वो वहीं रहते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 1970 में लाहौर गुजरात शहर में एक इलेक्शन हो रहा था। मेरे दोस्त के वालिद लड़ रहे थे, सैयद अमीर हुसैन शाह। तो मैं अपने दोस्त के साथ उनके इलेक्शन कैंपेन में था। हम इस तरह ही गुजरात के एक गांव में गए, तो वहाँ पे जो चौधरी चौधरी हैं उनसे मिलके जब वापस बाहर आ रहे थे, तो हमारा रोक लिया वो जो थी जीप। तो वो वहाँ के उस गांव के ही रहने वाले वही गरीब थे जिन्हें कमी कहा जाता है, काम करने वाले लोग। उन्होंने कहा, देखो आप आए इस गांव में पीपल्स पार्टी के लिए वोट देने के लिए, सोशलिस्ट पार्टी के लिए, लेकिन हमारी तरफ नहीं आए, आप गए चौधरियों के पास हैं, लेकिन हम फिर भी पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। तो इतना जज्बा पीपल्स पार्टी के दौर में गरीबों के अंदर आया, लेकिन अमलन कुछ भी नहीं हुआ। वंस यू आर इन पावर, स्टेट को पावर होल्ड करने के लिए, रूलिंग क्लासेस के ब्लैकमेल को हैंडल करने के लिए आप एक के बाद एक कॉम्प्रोमाइज करते जाते हैं, और जब तक वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं तब तक आप पावर में होते हैं। और आप प्रॉमिस, मसलन इमरान खान ने कहा कि मैं रियासत मदीना की तरह पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। उसके जाने पे
पाकिस्तान की इकॉनमी का और सत्यानाश हो गया है। और मुझे लोग बार-बार फ़ोन करके कह रहे थे कि यहाँ पे जवान लड़कियाँ जो हैं ना, वो रोड्स पे फिर रही हैं, क्योंकि घर का किराया कोई नहीं है एंड दे वांट टू अर्न एन इनकम व्हाटएवर वे पॉसिबल। तो ये सिर्फ़ बातों की हद तक तो सबको पता है क्या कहना है, लेकिन अमलन कुछ नहीं है, वो स्ट्रक्चर्स अभी तक कायम है, क्योंकि कल्चरली लोगों को ये समझ नहीं आई कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ इक्वल टू एवरी अदर ह्यूमन बीइंग। ये जी। नहीं समझ आई, ये सर, क्या बिल्कुल समझ क्या नहीं ये आई। हाँ, ज़रूरी नहीं, माफ़ करें मैं आपको रोक रहा हूँ, क्या ये ज़रूरी नहीं कि जिन लोगों के मसले-मसाइल हैं, उनकी नुमाइंदगी भी कोई उन्हीं में से उठ के करे? मसलन गरीबों का जो रिप्रेज़ेंटेशन है हमारी लोकल असेंबलीज़ में, हमारी पार्लियामेंट में, जिस इलाके में जितनी ज़्यादा तादाद में वो हैं, उन्हीं में से उठ के कोई लीडर आए, तो उनके दुःख-दर्द का ज़्यादा अंदाज़ा उसे होगा बनिस्बत एक ऐसे आदमी को कि जिसने कभी गरीबी को देखा ही नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए उसमें भी जाके कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है ना। पाकिस्तान में तो ये हुआ ही नहीं कि गरीबों की कोई पार्टी आगे आई हो। अगर आई भी है तो पीपल्स पार्टी एक इस्लामिक सोशलिज़्म लेके आई थी, लेकिन उसमें जब पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी, तो बहुत मिडल क्लास के इंटेलेक्चुअल्स, लेफ्टिस्ट आ गए थे। जब इलेक्शन उन्होंने जीत लिया और हुकूमत बनाने लगी, तो उन्होंने दरवाजे खोल दिए, पंजाब के सारे फ्यूडल पीपल्स पार्टी में आ गए और उस पार्टी का सत्यानाश हो गया। तो अ, अब इंडिया के अंदर आप देखें, मायावती ने, आप कह सकते हैं, दलित पार्टी बनाई, लेकिन उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज़ जो किए, तो क्या हो सका है? कुछ भी नहीं हो सका। बड़े-बड़े बुत बना दिए हैं डॉक्टर अंबेडकर के ऑल ओवर द यूपी और व्हाटएवर, लेकिन सब्सटेंशियली वो कुछ नहीं कर सकीं। तो इस किस्म की करप्ट लीडरशिप जो है, वो भी तो पूरे सिस्टम के अंदर जाके कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है हुकूमत में रहने के लिए। देखिए, एक एक सेकंड रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। आज़ादी हासिल कर लेना फॉर्मली एक ती चीज़ है, एक सोशल रेवोल्यूशन जब तक नहीं ना आएगा, और वो गांधी जी के तरीके से भी हो सकता था अगर सारे मिलके उसमें करते, लेकिन वो नहीं हो सका। पाकिस्तान के अंदर तो उसकी तरफ गए कोई नहीं, तो ये प्रॉब्लम है। मैं रोहिदाद खान साहब को सुन रहा था, पाकिस्तान के शायद सबसे सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे होंगे वो। उन्होंने कहा जी कि भुट्टो साहब से एक दफ़ा प्रेज़िडेंट अय्यूब ने कहा कि मैं लैंड रिफ़ॉर्म्स लाने की सोच रहा हूँ, बड़े स्केल के ऊपर। तो भुट्टो साहब गिड़गिड़ा के और उनके पैरों में गिर गए। कहने लगे कि आप इस किस्म की बात ना करें सर, हमारा क्या होगा? हमारे जैसे लोगों का। तो जो आदमी खुद ही इतना बड़ा ज़मींदार हो, वो सोशलिज़्म की क्या बात करता और क्या वो वहाँ पे कोई चेंज आता? ख़ैर, इंडिया की आपने बात की और मायावती की बात की, बिल्कुल जी। बहुत बड़े-बड़े बुत बनाए उन्होंने, ना सिर्फ़ काशीराम के बल्कि उनका जो पार्टी सिंबल है हाथी, तो लाखों हाथी-हाथी हो गए थे हर जगह पे, लेकिन गरीब का नहीं सोचा उन्होंने। थोड़ी-सी बात करते हैं कि हमारे लोगों का, हमारे मुआशरे का, हमारी हुकूमत का गरीबों के लिए क्या किस किस्म का हमारा रवैया होता है? मसलन हमारे थानों में, कोर्ट कचहरियों में किस तरह का सलूक होता है? उस पर थोड़ी-सी आप रोशनी डालें। ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि कोर्ट कचहरियों में जो हमारे गरीब लोग हैं, उनके साथ क्या सलूक होता है। मैं तो कहूँगा, ना सिर्फ़ गरीब, कोई शरीफ आदमी जो लोअर मिडल क्लास का है, वो भी थाने चला जाए, तो सबसे पहले उसको वो बदतमीज़ी से एड्रेस करते हैं और उसको हैरेस करने की कोशिश करते हैं, जैसे वो मुजरिम आया। और अगर आप गरीब हैं, तो उनको फिर बहुत बुरी तरह, वो क्या कहते हैं, एड्रेस किया जाता है। तो जो कोर्ट्स हैं और जो पुलिस स्टेशन है, दे आर सर्विस इंस्टीट्यूशंस, खास तौर पे पुलिस। यूरोप के अंदर मैं कई दफ़ा थाने गया हूँ, कंप्लेंट लेके कोई छोटी-मोटी, तो दे ट्रीट यू विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। वो नहीं जानते मैं कोई प्रोफ़ेसर हूँ या कुछ हूँ। आई जस्ट हैव अ कंप्लेंट और वो रजिस्टर होती है। एक ऑफ़िसर आता है, पूरी आपकी बात सुनता है और उस पे फिर अमल वो करते हैं। विदाउट नोइंग हू आई एम जस्ट लिविंग इन स्वीडन एंड दे टेक द कंप्लेंट। तो पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर तो मुझे
बेतहाशा मिसालें हैं कि किस तरह गरीबों के साथ उनकी यानी डेनिग्रेशन कहना चाहिए ह्यूमिलिएशन, उनकी। हाँ जी, ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन, हुँ, ह्यूमिलिएशन की जाती है, कंप्लेंट भी अगर लेके आएँ और लोगों ने कहा है कि अगर हम वहाँ चले जाएँ तो जब तक हम रिश्वत ना दें, उस पे एक्शन भी नहीं लिया जाता। तो एक तो आप जाएँ और गालियाँ सुनें उनकी पुलिस वालों की, उनके डाँट सुनें कम से कम। साथ-साथ अगर आपने कुछ उनसे एक्शन करवाना है तो उनके हाथ गरम करें। तो ये तो लूट-मार है यार। सही तो है जी। ये बिल्कुल एक आज़ाद मुल्क के शहरियों का तो ये कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, उनका ये स्टेटस तो नहीं होना चाहिए। लेकिन पूरे सब कॉन्टिनेंट में यही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं जब 18 साल का था और यहाँ आया और पहली मर्तबा जब मैंने पुलिस को देखा और पुलिस के साथ में लोगों का जो इंटरैक्शन है, उसे देखा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने दोस्तों से कहा, मैंने कहा भाई हम तो पुलिस वाले को देख लें तो हमारा खून सूख जाता है इस डर में कि कहीं मैंने कोई चोरी तो नहीं कर दी, मैंने कोई गुनाह तो नहीं कर दिया, कोई ऐसी तो कोई बात नहीं जिसके ऊपर ये मुझे झूठा ही मुकदमा डाल के अंदर ना कर दे। जी। तो ये फ़र्क कितना है कि हम पुलिस को देख के अपने मुआशरे में डर जाते हैं और यहाँ पुलिस को देख के आप खुश होते हैं, यू फील अ लॉट सेफर। उसकी वजह यही है कि फॉर्मल सिटीज़न तो हमारे लोग हैं, राइट टू वोट है। लेकिन सब्सटेंशियल सिटीज़न वो नहीं है, जहाँ पे उनके वेलफेयर राइट्स हों, उनके सोशल इक्वालिटी मान ली जाए, उनकी अ वेलफेयर जो है स्कीम्स में उनको ऐसा ट्रीट दिया जाए कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएँ, वो तो है ही नहीं। वहाँ पे लोग रहते हैं यार, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे याद है एक केस 2 केस मैं पाकिस्तान, इंडिया से पुलिस के नहीं सोसाइटी के अगर कहो तो सुना दूँ। जी, इंडिया का केस ये है कि एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था कि कलकत्ता के अंदर कोई बिरला फैमिली थी, चौथे मंजिल पे रहती थी वो एक लेडी। उनका जो नौकर था नंद कुमार बच्चा, 13-14 साल का, वो आया, उसने कहा कि वो पास ही कलकत्ते के किसी गाँव का रहने वाला था, कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई है तो मुझे आप यानी चंद घंटों की वो दे दें, यानी घर जाने की राइट दे दें। तो वो इतनी नाराज़ हुई कि वो वहाँ से धक्का दिया और वो चौथी मंजिल से वो बच्चा गिरा और वो मर गया। ख़ैर उसको पुलिस पकड़ के ले गई। ये मैं एक इंडियन अख़बार की रिपोर्टिंग तुम्हें सुना रहा हूँ। जी, दूसरा केस क्या है कि एक दफ़ा 1990 में मैं जब लाहौर गया तो मेरे जो ये इंटेलेक्चुअल दोस्त, पोएट, ये हम सारे पार्टी हाउस में जाके चाय पी, फिर हम अनारकली की तरफ आ रहे थे। फिर दोबारा दिल किया कि यहाँ पे भी चाय पी ली जाए। तो उस दौरान में एक और लड़का उनके साथ मिल गया हुआ था। जब हम उस रेस्टोरेंट के पास पहुँचे, तो हमने कहा कि भई यहाँ पे भी चाय पीते हैं। तो उस लड़के ने कहा नहीं आप लोग चले जाएँ, मैं नहीं जाता। तो हमने कहा भई व्हाई नॉट? तो उन्होंने कहा कि ये शायद मेरे ब बुज़ुर्गों को पहचानता होगा और ये मुझे चाय पिलाने का बिल्कुल वो नहीं देगा चांस। हम मैंने कहा कैसे हो सकता है, ये है, वो है, तुम आओ मेरे साथ। जब हम अंदर घुसे तो वो मालिक ने कह दिया ए नहीं अंदर आ सकता, ए ये है, वो है, जो मतलब कि वो लो कास्ट है, ये है, वो है। सो वी ऑल स्टेज्ड क्या कहते हैं हमने उसका बॉयकॉट किया और मैंने कहा कभी मैं ना सुनूँ कि तुम में से कोई यहाँ जाके चाय पीता है। तो ये तो आज हो रहा है उन लोगों के लिए। वो लड़का पढ़ा लिखा था, शायर था, पंजाबी का शायर, लेकिन वो it by chance belong to one of those stigmatized so called castes और वो क्योंकि उस इलाके का ही था तो उसको उसने पहचान लिया। तो ये तो डेली ज़िंदगी में रूटीन है, जिस तरह हमारे गरीबों को लोग ट्रीट करते हैं यार। व्हाट कैन आई जी। से? हमारी जो इकोनॉमी है हिंदुस्तान की 3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने वाली है, बड़ा इस बात पर हम प्राइड लेते हैं। हमारे जो ये कहें कि 1947 से लेके 2022 तक का जो सफ़र है, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी को हमने पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठाया है। लेकिन फिर मैं जब ये देखता हूँ कि कोविड के दौरान ये पिछले 2-3 सालों में
80 करोड़ लोग अपनी 2 वक़्त की रोटी के लिए सरकार के ऊपर डिपेंडेंट थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, उन्हें 2 वक़्त का खाना दे रही थी। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसी ही सूरत-ए-हाल है, एहसास प्रोग्राम के तहत इमरान खान की गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसी ही स्कीम्स चलाईं। तो देखकर ऐसा लगता है कि ये तमाम दावे, ये तमाम स्टैटिस्टिक्स जो हैं, जो हमें टेलीविज़न चैनल्स पर बताई जाती है, ये कहने के लिए कि सब कुछ ठीक है, जब आप इतनी बड़ी एक ये कहें कि नंबर्स के अंदर एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप देखते हैं कि वो गवर्नमेंट के ऊपर इस तरह से डिपेंडेंट हैं कि 2 वक़्त की रोटी उन्हें सरकार ना दे, तो वो शायद भूखे मर जाएँ। तो फिर ऐसा लगता है कि तमाम दावों की पोल खुल गई है। आप क्या समझते हैं, हमें कहाँ हमसे कमी रह गई है कि हम अब तक इन 75 सालों में अपनी पूरी आबादी को पॉवर्टी लाइन से उठा नहीं पाए? जो मैंने कहा है कि इसके अंदर एक तो स्टेट पॉलिसीज़ जो हैं, वहाँ पे आपको दोनों तरफ से ऐसे इनपुट्स नज़र आएँगे। लेकिन मैं समझता हूँ अगर हम देखें तो इंडिया पाकिस्तान से ज़रा ज़्यादा सोशली अवेयर था आज़ादी के वक़्त। वहाँ पे हायर एजुकेशन पे तो बहुत-बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन बने। लेकिन एजुकेशन को उन्होंने स्टेट्स के हवाले छोड़ दिया। तो वहाँ पे आपको वेरिएशन है, 100% लिटरेसी आपको केरला में मिल जाती है, लेकिन कई स्टेट्स के अंदर बेतहाशा वो इल्लिटरेसी है। बिहार और ये जो कई स्टेट्स ऐसी हैं। तो मेरे ख़्याल से ये गलती थी अ, फाउंडिंग फादर्स की कि एजुकेशन को उन्होंने प्रोविंशियल सब्जेक्ट रखा। इसको सेंट्रल रखते और जैसे सोशलिस्ट मुल्कों में चाइना के अंदर, क्यूबा के अंदर, रशिया के अंदर उन्होंने बेसिक एजुकेशन, लिटरेसी यानी कम से कम रखने की करने के लिए मुहिम की। ज़्यादा साल शायद ना मिलते हों लेकिन सबको लिटरेट बना दिया उन्होंने। वो हमारे इलाकों में नहीं हुआ। पाकिस्तान में तो इससे भी बहुत कम हुआ क्योंकि जो स्कूल खोले भी गए वो भी बुरा हाल है उनका। मैं तो क्योंकि वहाँ जाके पढ़ाता रहता हूँ, तो मुझे पता है कि कितनी कमी है स्कूलों की और मुझे इतना ही पता है कितने बच्चे जो हैं ख़ास तौर पे वज़ीरिस्तान के और ये इन इलाकों के क्या नहीं करते एजुकेशन लेने के लिए, लेकिन बहुत लिमिटेड उनके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। आप अगर अपना बजट देख लें, इंडिया में और पाकिस्तान में जो एलोकेशन एजुकेशन पे है वो बहुत कम है। पाकिस्तान की तो इंडिया से भी बहुत कम है और हेल्थ पे भी यही हाल है। तो ये चीज़ें तो स्टेट के बस में है ना, लेकिन क्योंकि रूलिंग क्लासेस जो हैं, उनको पता है कि हम किसी न किसी तरीके से पावर में तो आते जाएँगे। ये गरीब जो भी करें, ना करें, इतनी सपोर्ट हमारे पास है कि विदाउट देम वी कैन बी इन पावर। तो इसके लिए उनका कोई अभी तक वो सोशल इनकलाब पीसफुली होना चाहिए, मैं समझता हूँ क्योंकि अब तो ये आज़ाद मुल्क है ना, कोई बाहर से तो यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, मगर वो नहीं हो रहा। मैं इंडिया मसलन सिखिज़्म को आप देखें, गुरु नानक और उनके जो हैं फॉलोअर्स उन्होंने कितना सिखाया कि एक जगह मिल के खाओ ये वो। लेकिन ईस्ट पंजाब के अंदर आपको जो है मज़हबी सिखों के अपने गुरुद्वारे मिलते हैं। रामगढ़िया वो जो तरखान हैं उनके अपने हैं। जाट जो हैं उनके अपने हैं और ये खत्री जो हैं भापे उनके अपने हैं। तो कहाँ गया आपका इक्वालिटी जो सिखिज़्म के अंदर थी। इस्लाम में कम से कम जिस तरह मुझे पता है, वो ज़रा उसकी और शेप है कि मस्जिद के अंदर तो कोई भी आ सकता है, कम से कम शहरों में, गाँव का मुझे नहीं पता। लेकिन वहाँ पे सेक्टेरियन मस्जिद हैं, हुँ। बरेलवी देवबंदियों की मस्जिद में नहीं जाते और शियों की तो बिल्कुल ही नहीं जाते एंड वाइस वर्सा। तो हमारी कल्चरल को हम अपने पता नहीं क्या हमारे कल्चर की बड़ी सेलिब्रेशंस है। व्हाट आर वी सेलिब्रेटिंग कल्चर? दिस इज़ बार्बरिज़्म भई। उस ऐसे बेहुदा कल्चर को ख़त्म करके आप ह्यूमन इक्वालिटी के आर्गुमेंट्स ढूँढें। मसलन हिंदुस्तान में कहा जाता है कि कास्ट सिस्टम ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स में नहीं है। ग्रेट न्यूज़! तो तब सारे आप मिलके डिक्लेयर कर दें आज से कि कास्ट जो है वो कोई उसका कोई रेलेवेंस नहीं है।
एंड एवरीबॉडी इज इक्वल, सब्सटेंशियली शादियां भी हो सकें और ये सारा कुछ, तो उससे फर्क पड़ेगा। और इस्लाम में कहते हैं जी कि इस्लाम में तो कास्ट ही नहीं है। अरे अगर कास्ट नहीं है तो इतने लोग जो गरीब हैं वो क्यों 99% उन्हीं कास्ट से आते हैं जो कि लो कास्ट होते हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? तो हमारी ये इस किस्म की डिफेंसिव आर्गुमेंट है ना, और सेल्फ सेलिब्रेशन, वहां पे काम होने की जरूरत है। सही। भारत और पाकिस्तान शायद, और ये पूरा खित्ता जो है, शायद ये अपने आप में एक अजीबो-गरीब किस्म का एक मुआशरा है। जब मैं देखता हूँ अंग्रेज़ों के मुल्कों में, तो मर्द और औरत सुबह-सुबह उठ के बच्चों को डालते हैं स्कूल में, या फिर प्री-स्कूल जो होते हैं, कोई कोई क्रश है उसके अंदर डाल के, और वो फिर अपने-अपने काम पर चले जाते हैं। हमारे मुआशरे के अंदर ज़्यादातर जो है मर्द ही काम पर जाते हैं, औरतें जो होती हैं या तो वो घर पर रहती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, घर का काम करती हैं, या फिर इंडिया की अगर बात करें तो वो पंडालों के अंदर बाबाओं के आगे पड़ी होती हैं लाखों की तादाद में। कोई एक जी। बाबा बैठ के और वहाँ पे प्रवचन कर रहा होता है और वो सारी सुन रही होती हैं। पाकिस्तान में वो गुंजाइश है नहीं कि जी किसी मौलवी के आगे खवातीन पड़ी हों, वो बेचारी घर पर पड़ी रहती हैं। नहीं, तो मैं अच्छा जी, बोले, आप तो बोले। जी, जी, जी। तो मैं ये कभी-कभार सोचता हूँ कि जिस मुल्क की एक आधी स्ट्रेंथ है, आधी आबादी होती है औरतों की, अगर वही वुमेन पार्टिसिपेशन नहीं होगी हमारी लेबर फोर्स में, तो हमारा मुआशरा तरक्की कैसे करेगा? चीन के अंदर मर्द हों, औरत हों, सब के सब काम कर रहे होते हैं, सारे काम पर जाते हैं। दुनिया भर के मुल्कों में ऐसा ही होता है। अरबों में नहीं होता होगा, उनके पास तेल जो निकल आया, वरना उनके भी जी। कुछ ऐसे ही हालात होते। तो क्या ये वक़्त नहीं आ गया है कि हम थोड़ी-सी सोल सर्चिंग करें और ये कहें कि हाँ भई, औरतों को भी बराबरी के हुकूक दो और उनको भी काम पर जाना चाहिए सबके साथ? मेरी एक किताब है, द थियरी ऑफ ग्रुप राइट्स, जिसमें मैंने इंडिया के एग्जाम्पल को दुनिया का बहुत बड़ा एग्जाम्पल समझा है कि उन्होंने हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज जो थी ना कम्युनिटीज या कास्ट, उनके लिए उन्होंने रिजर्वेशन रखे। हाँ जी, मैंने कहा पाकिस्तान के अंदर और मेरे ख्याल अब इंडिया के अंदर भी रिजर्वेशंस औरतों के लिए आनी चाहिए, ताकि स्टेट की मदद से हर डिपार्टमेंट में, हर इंस्टीट्यूशंस में औरतों की जो है ना एम्प्लॉयमेंट हो। और ये एक तरीका है जो स्टेट कर सकती है। बाकी चीज़ होते हैं मुआशरा। बिल्कुल आपने जो बताया है, हमारे वहाँ मौलवियों के सामने वो पर्दा डाल के वही सारी चीज़ें सुन रही होती हैं, और जो पीरों के साथ तो मैंने नाचते देखा है। एंड आई हुँ। एन्जॉयड इट कि पीर साहब भी नाच रहे हैं और एक-एक अपनी जो है वो मुरीदनी उसके साथ उन्होंने वो जफ्फी भी डाली है, और व्हिच पीपल वर प्रोटेस्टिंग। और मैंने कहा यार ये पीर तो मुझे बड़ा मॉडर्न लगता है। हुँ। कम से कम वो औरतों को मौका तो है ना कि वो नाच भी रही हैं, और ये थोड़ा-सा फिजिकल टेस्ट भी हो रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ऑप्रेशन है इस सेग्रीगेशन के अंदर। तो इंडिया में तो फिर भी लड़कियां मोटरसाइकिल पे, रिक्शा, वो स्कूटर्स पे नजर आ जाती हैं एज सून एज यू क्रॉस द बॉर्डर। और मेरे जब मैं 20% स्टूडेंट, से 20% से ज़्यादा लड़कियाँ हिंदुस्तान में हमारी टोटल जो वर्क फ़ोर्स है, उसका हिस्सा उससे उससे ज़्यादा नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, हमारे यहाँ तो वो भी नहीं है ना हाँ, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो वो भी पाकिस्तान नहीं है। हमेशा ज्यादा कंजर्वेटिव रहेगा हर इशू के ऊपर। मगर क्यों? औरतों को पीछे रख के क्या हम कभी ये ख्वाब देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कोई खुशहाली होगी, तरक्की होगी, इंसानों में कोई बराबरी आएगी, हम दुनिया से कदम मिला के बढ़ पाएँगे? क्या ये मुमकिन है? है तो नहीं, लेकिन जिन लोगों से आप बात करें वो कहते हैं जी हमारा यही सिस्टम सबसे बेहतर है। यूरोप के अंदर तो बेहयाई आ गई है, और कोई पर्दा नहीं है, और ये है, हम तो अपनी वी गिव रिस्पेक्ट टू आवर वुमेन। इस किस्म की नॉनसेंस बातें की जाती हैं, जो कि एक दकियानूसी डेकेडेंट पेट्रियार्कल पैटर्नेज की बातें हैं। हिंदुस्तान में एक और तरीके से की जाती है, पाकिस्तान में तो वो डायरेक्ट कह देते हैं जी, औरतों का पब्लिक में आना जो है, उफ़, 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 ये तो इस्लाम और कुरान के खिलाफ है, ये है, वो है। तो ये तो बिल्कुल बहुत ही मुआशरा जो है वो हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, सिनफुल हो जाएगा। ये इस किस्म की नॉनसेंस बातें करते हैं। लेकिन एक और प्रेशर चल रहा है
इन घरानों में भी जहाँ पे गुर्बत है, लड़कियाँ आराम-आराम से एजुकेशन लेके ना, तो कहीं न कहीं नौकरी की तलाश में और नौकरी कर भी रही हैं। कर अक्सर भी रही स्कूलों हैं। में पहले अब नर्सें बन रही हैं क्योंकि ये प्रोफ़ेशंस जो हैं वो और तो कोई करता नहीं है। तो वहाँ पे अब बहुत लड़कियाँ आ रही हैं फ्रॉम दोज़ ट्रेडिशनल फैमिलीज़ व्हिच 2 जनरेशंस अगो वर वेरी मच अपोज़्ड टू इट। मुझे याद है हमारे बुजुर्गों ने मुज़ंग के लड़कियों के लिए एक हाई स्कूल खोला था, रफ़ाम गर्ल्स हाई स्कूल। तो हमारे कोई रिश्तेदार आ गए अब्बई के पास, अब्बई वहाँ के जनरल सेक्रेटरी थे कि मियाँ साहब पंजाबी में बात कि साडी कुड़ी पढ़ना चाहती है, तुहानू पता है असीं ते पढ़ाने के खिलाफ हाँ। दिस इज़ 1961 और 62। तो अब्बई ने उन्हें कहा कि नहीं-नहीं तुम अपनी लड़कियों को खूब पढ़ाओ और ये जो तुम्हारी सोच है बिल्कुल दकियानूसी है। बाद में पता वो लड़की जो है लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर या एसोसिएट प्रोफ़ेसर बनी और उसी ख़ानदान की इतनी गुर्बत थी, वो ही उनकी मेन अर्नर बन गई फैमिली की। तो ये एक-एक इंसिडेंट तो हो रहा है, लेकिन जब तक पूरे सोसाइटी के अंदर ये अवेयरनेस नहीं आएगी और उसके अंदर स्टेट का रोल बहुत बड़ा होना चाहिए। मैं मैं मानता हूँ कि चेंज तो आता है, लेकिन सबसे बड़ा चेंज सोसाइटी के अंदर स्टेट लाती है। तो ऑन दैट नोट आपसे आखिरी सवाल मैं पूछ लेता हूँ, वक़्त कम रह गया है, जी। कि हम अपनी सोसाइटी और स्टेट के लेवल पर ऐसा क्या करें कि इन तमाम लोगों को अपलिफ्ट कर सकें और सबको बराबरी की सतह पर ला सकें? देखिए मुआशरा जो है ना सोसाइटी, उसकी वैल्यूज़ जो हैं, वो होस्टाइल हैं, यानी वो फ्रेंडली नहीं है टू द पुअर। उनको समझा जाता है कि ये इसी लायक हैं, तो ये यहाँ ही रहें और इनके लिए हमारा कुछ नहीं है, इनकी नेचर में यही है। इस एटीट्यूड को जब तक आप नहीं चेंज करेंगे, स्टेट पॉलिसीज़ भी कुछ फ़र्क नहीं डाल सकती। तो एक तो ये चेंज होना चाहिए। स्टेट मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर जितना चेंज आया है, वो थ्रू द स्टेट आया है, जिसके साथ फिर इंटेलेक्चुअल्स, एकेडमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और ये फिगर्स जो हैं, वो उनकी हेल्प करते हैं। तो हमारी स्टेट्स जिस प्रॉमिस पे आई थी, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लें, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन देख लें, उसमें गुर्बत को ख़त्म करना, हाँ, 100% लिटरेसी सबको देना, कंपल्सरी एजुकेशन की कमिटमेंट जो है, वो सारी दी गई हुई है। अगर हम उन्हीं से शुरू कर दें, कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अ, कितने बच्चे जो हैं, वो स्कूल नहीं जाते बल्कि जाके नौकरी करते हैं, उस पे इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए और वो ज़ीरो हो जाना चाहिए। मैंने ये भी आर्गुमेंट सुनी है कि जी अगर बच्चे जो हैं, वो स्कूल जाना शुरू कर दें तो फैमिलीज़ की सपोर्ट कोई नहीं होती। दैट इज़ नॉट अ गुड आर्गुमेंट बिकॉज़ दैट इज़ वेयर द स्टेट शुड स्टेप इन हुँ, कि अगर एक बच्चा जाता है अपना स्कूल, तो फैमिली की जो वो इनकम ला रहा है, वो स्टेट की ऑब्लिगेशन है कि वो उस गरीब फैमिली की उतनी मदद करती रहे और बच्चों को पूरी 100% कंपल्सरी एजुकेशन मेरे ख्याल से 10 साल तक होनी चाहिए। ताकि जब देखें ना इंडिया अगर और पाकिस्तान एडवांस टेक्नोलॉजी की बनेगी सोसाइटीज़, प्रोडक्शन ये वो, तो अनलेस यू हैव अ लिटरेट वर्किंग क्लास वर्कफ़ोर्स, तो वो तो काम ही नहीं कर सकती। मसलन चाइनीज़ का एक जो सेपेक का जो है क्लॉज़ कि वो चाइनीज़ वर्कर लेके आएँगे, वो कहते हैं कि आपकी वर्कफ़ोर्स तो इतनी इनएफ़िशिएंट है कि हम अपना काम अगर यहाँ पे करें, तो हमें तो ज़्यादा कॉस्ट करेगा और काम बड़ा स्लो होगा। तो एक एजुकेटेड वर्कफ़ोर्स भी इम्पोर्टेंट है अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए। तो देयर आर ऑल द गुड आर्गुमेंट्स फॉर डूइंग दिस। सोसाइटी पे आप इतना ज़ोर ना दें, सोसाइटीज़ के एटीट्यूड जब चेंज होते हैं, जब ऊपर से लीडरशिप नई वैल्यूज़ को अपनाती है और सोसाइटी जो है वो एडजस्ट करती जाती है, करती जाती है, करती जाती है। आई हुँ, हुँ। वुड एम एट द स्टेट दोनों इंडिया और पाकिस्तान के अंदर 100% लिटरेसी शुड बी एम्ड एट ओ ओपन मोर स्कूल्स जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन दी जाए और अस्पतालों के अंदर
बेहतर ट्रीटमेंट हो, पुलिस स्टेशंस के अंदर थानेदारों की और पुलिस वालों का जबर जो है वो ज़ीरो हो जाए। इसके ऊपर सिटीज़न्स कमेटी बन सकती हैं, जिसमें लॉयर्स और ये जो हैं बड़े-बड़े काबिल लड़के-लड़कियाँ हैं इंडिया पाकिस्तान में, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ़ उनको ऑर्गेनाइज़ करने का एक एक मुहिम चलानी चाहिए, जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक-दूसरे से लर्न कर सकते हैं। जी। आखिर में दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आज के प्रोग्राम को करने का जो मकसद है, वो ये है कि हमें एक ऐसा नज़रिया शायद इख्तियार करने की ज़रूरत है हमारे जो गरीब अवाम है उनकी तरफ, जिसमें कि आप उन्हें जब भी देखें तो आपके अंदर एक हमदर्दी हो उन्हें देखते हुए कि कितनी सदियों की इनकी जो स्ट्रगल है और अभी तक ये जो अंधेरी रात है, इसकी सुबह उनके लिए तो कम से कम नहीं आई है। आज का प्रोग्राम का जो थॉट है मेरे ज़हन में आया आज से 4-5 रोज़ पहले हम पाकिस्तान के यौम आज़ादी के दिन पर हम जो है बैठ के और बात कर रहे थे एक प्रोग्राम में। इश्तियाक साहब वहाँ के कीनोट स्पीकर थे और आखिर में अहमद बिलाल जो कि एक यंग शायर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने निदा फ़ज़ली की एक नज़्म को पढ़ा। तो मैं चाहूँगा कि मैं जाते हुए आपको ये नज़्म छोड़ते हुए जाऊँ। सर आज आपने वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपसे फिर बात होगी। फिर बात होगी। ऑल द बेस्ट अरविंद। टेक केयर। अब मैं पेश करूंगा एक जो राज साहब ने मुझे कही थी कि ये चीज आपने पढ़नी है। वैसे तो मुझे सुनने में ही मजा आ रहा था कि सब बड़े लोग बैठे और स्पेशली इश्ताक साहब आप बैठे हैं, तो वो हमारे दौर की, मैं तो बच्चा हूँ, आप लोगों के दरमियान एक बच्चा ही बैठा हूँ, मैं कम उम्र भी है और वैसे भी बच्चा ही हूँ, तो वो बड़ा सुनने को बहुत कुछ मिल रहा था। जो हिस्ट्री है, हम दूर तो हैं आजकल की नस्ल इन चीजों से, लेकिन ये है कि चले कहीं से भी कुछ मिल जाता है। तो कि हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो। वाह वाह। शुक्रिया। हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो, अगर न हो कहीं ऐसा तो एहतजाज भी हो। हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो, अगर न हो कहीं ऐसा तो एहतजाज भी हो। और हुकूमतों का बदलना तो कुछ मुहाल नहीं, हुकूमतों का बदलना तो कुछ मुहाल नहीं। हुकूमतें जो बदलता है वो समाज भी हो। और रहेगी कब तलक वादों में कैद खुशहाली, रहेगी कब तलक। मुझे राज साहब कह रहे थे कि आपने यही पढ़ना है, जैसे उस दिन आपने पढ़ा था कि एक माँ जाती है ना एक अफसर थानेदार के सामने, तो दुपट्टा फेंकती है और भीख मांगती है कि मेरे पुत्र ने तो कुछ नहीं किया, तो मेरे पुत्र ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਪਿਓ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਓ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ तो कुछ नहीं किया। हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो, अगर न हो कहीं ऐसा तो एहतजाज भी हो। और हुकूमतों का बदलना तो कुछ मुहाल नहीं, हुकूमतें जो बदलता है वो समाज भी हो। और रहेगी कब तलक वादों में कैद खुशहाली, रहेगी कब तलक वादों में कैद खुशहाली। हर एक बार ही कल क्यों कभी तो आज भी हो, हर एक बार ही कल क्यों कभी तो आज भी हो। और न करते शोर शराबा तो और क्या करते, न करते शोर शराबा तो और क्या करते। तुम्हारे शहर में कुछ और काम काज भी हो, न करते शोर शराबा तो और क्या करते। तुम्हारे शहर में कुछ और काम काज भी हो। हर एक घर में दिया भी जले। इश्तियाक साहब, रोटी बंदा खा जाती है जी। रोटी
जी बंदा खा जाती है। बहुत ऐसे शुक्रिया कर जी।